Very good morning to one and all. This video is for second semester, and as we have completed the syllabus, now it's time for a little bit of revision. So we'll start with the very first topic, that is meaning of economics. जब भी हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है या मतलब क्या है, तो जो सबसे पहले बात हमारे दिमाग में आता है वो है कि इकोनॉमिक शब्द कहाँ से आया. द वर्ड इकोनॉमिक्स कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, ओइको मीनिंग होम, नोमस मीनिंग मैनेजमेंट. तो इकोनॉमिक्स वर्ड जो आया है वो ग्रीक वर्ड से आया है, ओइकोनोमस वर्ड से. और जब हम लोग इस वर्ड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट पार्ट जो है ओइको, जिसका मीनिंग है हाउस या हाउस होल्ड, और नोमस जिसका मीनिंग है मैनेजमेंट. तो जब हम ये दोनों वर्ड को एक साथ जोड़ कर देखते हैं तो इसका पूरा वर्ड जो बनकर आता है वो है हाउस होल्ड मैनेजमेंट. बहुत जगह आप ये भी देखिएगा कि नोमस का मीनिंग दिया हुआ है अकाउंट्स. तो हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हाउस होल्ड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो मैनेजमेंट में हम लोग अकाउंट्स मैनेज करने की भी बात करते हैं. तो जब भी वर्ड मैनेजमेंट आता है तो ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस में, इंडस्ट्री में सिर्फ मैनेजमेंट का रोल होता है, बल्कि घर में भी एक मैनेजमेंट का रोल होता है, और यही है इकोनॉमिक्स. एंशिएंट इंडियन थिंकर्स कॉल्ड ऋषिज हैव मेड वैल्यूबल कॉन्ट्रीब्यूशंस. ये लाइन यहाँ देने का मतलब यही है कि इकोनॉमिक्स इज़ नॉट अ वेरी न्यू टर्म, कि ये अभी नया नया वर्ड आया है. ये बहुत पहले से था, और जो हमारे ऋषि थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने इकोनॉमिक्स को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है. जैसे कि अंग ऋषि, बृहस्पति, इन्होंने इकोनॉमिक्स के लिए बहुत कुछ लिखा है और इकोनॉमिक्स में बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी दिए हैं. वैसे ही कौटिल्य भी है, जिन्होंने एक फेमस बुक अर्थशास्त्र लिखा था, जिसमें उन्होंने डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक लाइफ के बारे में भी मेंशन किया था. इकोनॉमिक्स स्टडीज द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ मैन इन रिगार्ड टू एक्विजिशन ऑफ वेल्थ एंड अर्निंग ऑफ मनी. तो एक लेमैन से जब भी हम लोग पूछेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, या फिर एक लेमैन को जब हम लोग समझाना चाहेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो ये ऐसा एक्टिविटीज़ को फोकस करता है जिसमें कि वो पैसा अर्न कर रहा हो, ऐसा एक्टिविटी जहाँ पे आपको पैसा अर्न करने के लिए मदद करता हो. जब भी हम बात करते हैं एक हाउसवाइफ की, एक हाउसवाइफ भी दिन भर काम करती हैं. वो अपने फैमिली मेम्बर्स को खुश रखने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, लेकिन कभी भी उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम लोग काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि ना तो उसको उन सारे कामों के लिए सैलरी मिल रहा होता है, ना ही ये नेशनल इनकम में इनका कुछ कंट्रीब्यूशन हो रहा होता है. इसीलिए हम लोग ऐसे एक्टिविटीज़ को लेंगे जहाँ से कुछ मनी अर्न हुआ हो. यूरोपियन वर्ल्ड ब्रॉट द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इन द इंडियन एजुकेशन. तो ये जो हमारा इंडियन एजुकेशन में इकोनॉमिक्स जुड़ा है, ये कहाँ से जुड़ा है? ये यूरोपियन वर्ल्ड का देन है. ह्यूमन बीइंग्स हैव एंडलेस वांट्स एंड डिज़ायर्स. ये हम लोग सबको ही जानते हैं कि जब भी हमारा वांट होता है या डिज़ायर होता है, हम किसी चीज़ को चाहते हैं कि वो हमारे पास हो, या हमारा कुछ इच्छा है, तो वो कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं होता है. जैसे ही हमारा एक इच्छा पूरा होता है, हम दूसरा अपना इच्छा जाहिर करते हैं. हम हमेशा कंपेयर करते हैं कि बच्चों को देखिए, बच्चे कैसे ज़िद्दी होते हैं और एक चीज़ मांगते हैं और उसके बाद फिर दूसरा कुछ डिमांड करते हैं. ऐसा सिर्फ बच्चों के साथ नहीं है, बड़ों के साथ भी है, बट डिफरेंस हो जाता है कि उनका वांट्स बहुत अलग होता है और बड़ों का वांट्स अलग होता है. इन द प्रोसेस टू सैटिस्फाई वेरियस नीड्स एंड वांट्स,
मोस्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अर्निंग मनी। तो जब हम लोग देखते हैं कि हमारे वांट्स या डिज़ायर्स जो हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, तो अल्टीमेटली हमें पैसे की ज़रूरत होती है। अगर हम कुछ भी चाहते हैं, मार्केट जाते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि वो कुछ अच्छा लग रहा है, वो हमें परचेज़ करना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पैसे दे करके ख़रीदते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास पैसा होना चाहिए, तभी जा कर के हम अपने नीड्स को, अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे। कमिंग टू द डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, अब हर डेफिनेशन हर एक इकोनॉमिस्ट के हिसाब से आया, उनके दिमाग में जिस तरीके का थॉट आते गया उन्होंने डेफिनेशन दिया। तो बेसिकली 4 टाइप के डेफिनेशन जो बहुत ज़्यादा जिसको हम लोग मानते हैं, पहला है वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन जो 1776 में आया। उसके बाद है वेलफेयर सेंटर्ड डेफिनेशन जो 1890 में आया। देन है स्केर्सिटी सेंटर्ड डेफिनेशन जो 1932 में आया। उसके बाद लास्ट है जो ग्रोथ सेंटर्ड डेफिनेशन है वो 1948 में आया। वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन, ये जो वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन है, हमें जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये वेल्थ को या फिर धन संबंधित जितना भी परिभाषा है यहाँ से शुरू हुआ। तो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन जो इकोनॉमिक्स के लिए आया वो वेल्थ सेंटर्ड था और डेफिनेशन आया इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन आया कि ये एक धन का विज्ञान है। अभी यहाँ पे हम लोग इसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे कि इसको साइंस ही क्यों कहा गया, क्योंकि हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे जब हम लोग नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में देखेंगे। तो ये डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दिया, जिनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। इन्होंने अपना एक बुक लिखा था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। तो इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है वेल्थ ऑफ द नेशन को। इनके साथ साथ प्रोफेसर वॉकर और J.S. मिल भी थे, जिन्होंने एडम स्मिथ को सपोर्ट किया। ऑल टुगेदर द emphasized that wealth is the only subject matter of economics। तो उन्होंने बहुत सीधे सरल शब्दों में ये बोल दिया कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स वो है जो धन से संबंधित होता है। It was criticized by others and it was said that it is the science of selfishness and science of bread and butter। जब भी हम लोग कोई डेफिनेशन देते हैं और कई और लोग भी उसमें पढ़ाई कर रहे होते हैं या उस पर काम कर रहे होते, खोज कर रहे होते, तो वहाँ पे आता है क्रिटिसिज्म्स कि किसी चीज़ को हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उसके बाद कुछ हम ऐड करके या इस डेफिनेशन से हटा करके एक अपना डेफिनेशन देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी हुआ कि इनके डेफिनेशन को क्रिटिसिज्म्स मिला और कहा गया कि ये सिर्फ एक ही चीज़ को फोकस कर रहा है, वो है पैसे के लिए। तो इसको क्यों ना कहा जाए कि साइंस ऑफ ब्रेड एंड बटर है। मतलब ब्रेड एंड बटर इसलिए कहा जा रहा है कि हम लोग जीविका चलाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को सिर्फ खाना चाहिए, तो उसके लिए हम अर्न कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स और कुछ नहीं है बल्कि सिर्फ यही है। इसके बाद आया वेलफेयर सेंटर्ड डेफिनेशन। वेलफेयर सेंटर्ड डेफिनेशन क्या था देखते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन which is mostly chosen related with the attainment and with the use of material requisites of well-being। यहाँ बहुत important word यूज़ किया गया है well-being। तो यहाँ पे बोला गया है कि सिर्फ और सिर्फ जो पैसे की बात की गई है, जो प्रीवियस डेफिनेशन में जहाँ पे इतना इम्पोर्टेंस धन को दिया गया है, उतना इम्पोर्टेंस सिर्फ इकोनॉमिक्स में
धन का या वेल्थ का नहीं है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि वेलफेयर होना बहुत ज़रूरी है। Alfred Marshall believed that it is not a sign of wealth but primary a signs of man। अब यहाँ पे हम लोग हमेशा ज़्यादातर सुनते हैं वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पे वेलफेयर ऑफ एन इंडिविजुअल और वेलफेयर ऑफ मैन की बात की गई है, ठीक है। तो पहले हम लोग एक व्यक्ति की बात करते हैं, उससे जुड़ते हैं बहुत सारे लोग, तो ही एक समाज बनता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उसके वेलबींग के लिए जो भी एक्टिविटीज़ होता है जो रिलेटेड होता है उसके वेलबींग के लिए, सिर्फ हम रोटी खा लिए और हम सेटिस्फाई हो गए, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है। पैसा अर्न किए और हम दाल चावल खा लिए, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, बल्कि एक इंडिविजुअल का वेलबींग के लिए जो भी वो एक्टिविटीज़ करता है वो सारा चीज़ इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। उनको सपोर्ट किए थे पीगू और कैनन। ये सारे नाम आप लोग ज़रूर सुने होंगे क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑनर्स आप लोग कर चुके हैं। Thus Marshall has widened the scope of economics and stretched to the study of man। तो जो ये नैरो थिंकिंग था कि इकोनॉमिक्स सिर्फ स्टडी ऑफ वेल्थ है, उसको वो हटाकर वो वाइडन कर चुके थे स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स का, क्योंकि यहाँ पे वेलबींग या फिर वेलफेयर की बात भी जुड़ गई। नेक्स्ट डेफिनेशन आया स्केर्सिटी सेंटर्ड डेफिनेशन। स्केर्सिटी मतलब किसी चीज़ का अभाव होना। वो हम लोग जानते हैं कि हर चीज़ हम लोगों को बहुत अथाह में नहीं मिला हुआ। तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशन बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से बताया कि पहले जो डेफिनेशन है उसमें कुछ लैकिंग्स था और इसीलिए यहाँ पे थर्ड डेफिनेशन को लाया गया, जिसमें बताया गया कि अगर कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है, पैसा अर्न कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उसको जो भी रिसोर्सेज मिलता है वो बहुत अथाह में नहीं मिलता है, वो स्केर्स होते हैं, कम मात्रा में आपको चूज़ करना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। मान लीजिए आप प्रोडक्शन कर रहे हैं एक्स का और आपको कुछ मीन्स चाहिए, ठीक है, तो हो सकता है ये सेम मीन्स को कहीं और भी हम यूज़ कर सकते हैं, हो सकता है प्रोडक्शन ऑफ वाई के लिए। तो यहाँ पे ये ऑल्टरनेटिव्स हम लोगों को ऑप्शन भी मिलता है कि हम लोग एक्स के प्रोडक्शन के लिए और इसके अलावा कौन सा मीन्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये मीन्स को हम लोग किसी और जगह वाई के प्रोडक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ लाइक कि एंड प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए जो स्केर मीन्स है उसमें हम लोगों को ऑप्शंस मिल जाता है। बाय गिविंग दिस डेफिनेशन प्रोफेसर रॉबिन्स रिगार्ड्स मार्शल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एज अनसाइंटिफिक। अब उन्होंने कहा कि जो मार्शल ने डेफिनेशन दिया है एक वेलफेयर सेंटर्ड डेफिनेशन, वो बहुत ही अनसाइंटिफिक है, क्योंकि उसमें कोई भी रिलेशनशिप जो भी मेंशन्ड है, जो भी कहा गया है, दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू साइंस फ्रॉम एनीवेयर। द फॉलोवर्स ऑफ रॉबिन स्ट्रांगली सपोर्टेड हिज व्यू लाइक वुटन, फ्रेजर एंड डर्बिन। ये सारे लोग अब इनके फॉलोवर्स थे प्रोफेसर रॉबिन्स के, एंड इन्होंने सपोर्ट किया इनके डेफिनेशन को। There are loopholes in his definitions as he has not explained the term means and ends used in his definition। जो बहुत important words यहाँ पे use किया गया है between ends and scarce means
विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो यहाँ पे जो दो वर्ड है एंड्स और मीन्स, इनको अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, डिफाइन नहीं किया है, इसलिए ये भी क्रिटिसाइज हुआ था। नेक्स्ट आता है ग्रोथ सेंटर डेफिनेशन। स्कैसिटी के बाद अगेन जो स्कैसिटी सेंटर डेफिनेशन को क्रिटिसाइज करने के बाद ग्रोथ सेंटर डेफिनेशन आया, दैट वाज गिवन बाय प्रोफेसर पॉल ए सैमुएल्सन। अब इन्होंने क्या कहा, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मेन एंड सोसाइटी चूज with or without the use of money to employ scarce productive resources which could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in the future among various people and groups in the society। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हम लोग जो सिर्फ एक्टिविटीज़ जहाँ पे मनी इन्वॉल्व है, सिर्फ हम लोग उस चीज़ को ध्यान में नहीं रखेंगे। जैसे कि उन्होंने ऊपर वाले लाइन में लिखा है कि चूज विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी। ठीक है, तो यहाँ पे मनी का इन्होंने उतना रोल नहीं बताया। तो इन्होंने भी ऐड किया कि स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है which could be used alternatively for other commodities as well। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कॉमोडिटी जो प्रोड्यूस हो रहा है, मीन्स जो यूज़ हो रहा है, मीन्स ऑल्टरनेटिव यूजेस उनका है, उसके बाद जो कॉमोडिटी यूज़ हो रहा है उसको हम लोग कैसे ओवर टाइम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कंजम्पशन के लिए आज, और साथ ही साथ फ्यूचर के लोगों के लिए भी, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो, ये कैसे कॉमोडिटी को हम लोग देंगे। तो ही इज़ टॉकिंग अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम लोग इस चीज़ के बारे में हमेशा सुने हैं कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो ऐसा डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि सिर्फ हम लोग आज के बारे में नहीं सोचेंगे बल्कि आने वाले कल के बारे में भी सोचेंगे। तो यहाँ पे भी यही बात हुआ है कि हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। सिर्फ हम लोग आज के बारे में नहीं बात करेंगे कि हम पैसा कमाएं और खा के ख़त्म कर दें, ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है कि हम प्रोडक्शन करें और साथ ही साथ आज लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें और कल के लिए भी हम उसको बचा के रखें। तो दिस इज ग्रोथ सेंटर्ड डेफिनेशन। सारा डेफिनेशन देखने के बाद लगता है व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट। सो इट टेक्स इनटू अकाउंट लाइक वेल्थ, वेलफेयर, स्केर्सिटी एंड ग्रोथ। ये चारों जो डेफिनेशन हमने अभी देखा है, ये सारा का कॉम्बिनेशन ही इकोनॉमिक्स है। इट कवर्स बोथ माइक्रो एंड मैक्रो एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। हम लोगों को पता है कि इकोनॉमिक्स दो एस्पेक्ट पे बटा हुआ है, एक है माइक्रो और दूसरा मैक्रो। तो ये दोनों को ही हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। माइक्रो में हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं, इंडिविजुअल फर्म की बात करते हैं, और मैक्रो लेवल पे हम लोग ओवरऑल या फिर एग्रीगेट की बात करते हैं। इट कंसिडर्स बोथ द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन एक्टिविटीज़। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के साथ हमेशा हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी रखते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ दो वर्ड को लिया है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, जिसमें बताया जा रहा है कि प्रोड्यूसर साइड को भी इम्पोर्टेंस दिया गया है जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं, और दूसरी तरफ जहाँ कंजम्पशन हो रहा होता है, जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इट एम्फसाइजेस चॉइसेस मेकिंग डायमेंशन। इकोनॉमिक्स में कभी भी एक ही चीज़, एक ही कमोडिटी आपको नहीं दिया जाता है और बोलता है कि इसी को आपको लेना पड़ेगा, बट हमेशा यहाँ पे चॉइसेस दिया जाता है। इट एम्स एट ऑब्टेनिंग मैक्सिमम बेनिफिट विथ स्केर्स रिसोर्सेज। अब हम लोग बात करते हैं स्केर्स रिसोर्सेज जब अवेलेबल है तो उस रिसोर्सेज से हम कितना मैक्सिमम बेनिफिट पा सकते हैं, उस चीज़ पे हम लोग फोकस करते हैं, तो वही इकोनॉमिक्स होता है। इट टेक्स इनटू अकाउंट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, टॉकिंग अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ग्रोथ डेफिनेशन में कि हम लोग बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सिर्फ आज के लिए हम लोग फोकस नहीं रहते हैं, लेकिन आने वाले कल के लिए भी हम लोग फोकस्ड रहेंगे। जो आजकल बोला जाता है सेव वाटर, लगता होगा कि इतना तो पानी है, बारिश होता है या समुंदर में इतना पानी है, तो फिर क्यों बोला जाता है इतना सेव वाटर। वो सारा खारा पानी है, अथाह है, लेकिन उसको हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए जो भी पानी हम लोगों तक पहुंचता है वो पीने के लिए जो क्लीन वाटर है उसको बोलता है सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। सो हम लोग देखते हैं यहाँ कितने सारे एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, हम लोग क्या क्या इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं डिमांड एंड सप्लाई, यूटिलिटी पढ़ते हैं, मनी के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग मार्केट के बारे में पढ़ते हैं, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ते हैं, स्केर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम लोग बैलेंस के बारे में पढ़ते हैं, ट्रेड पढ़ते हैं, कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं, प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, चॉइसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारा चीज़ मिला करके इकोनॉमिक्स बन जाता है। थैंक यू एवरीवन।